अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में समझेंगे। इसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पता होने चाहिए। एक हमारे पास इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, दूसरे हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। अब ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें रिएक्टेंट कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑब्वियसली जब हमने बैलेंस्ड अमाउंट में इक्वेशन को सेटिस्फाई किया होगा तो पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, बेसिकली इसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता है। हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो तरह के रिएक्शन एक साथ चल रहे होते हैं। अब ये चीज़ हमें कैसे पता चल रही होती है, इस बारे में समझते हैं। इसके बारे में पता करने के लिए कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ देखा जाता है। बेसिकली कंसंट्रेशन और टाइम का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो रिएक्टेंट्स जो कि शुरू में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, टाइम के साथ साथ रिएक्शन के दौरान क्या होते हैं, वो कंज्यूम होते जाते हैं और उसका अमाउंट रिड्यूस होते जाता है और एक टाइम आता है जब वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये सिनेरियो हमारे पास कब डेवलप होता है, जब हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं। और वहीं पर हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूस होता जाता है और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी मजीद प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। तो हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो जब यहाँ पर हम रिएक्टेंट के अमाउंट को स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि रिएक्टेंट का अमाउंट कंज्यूम हो रहा है लेकिन पूरे तरीके से वो ख़त्म नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, सिमिलर टू दैट जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होता है, एक टाइम के बाद उसकी कंसंट्रेशन भी हमारे पास क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक सिनेरियो हमारे पास डेवलप होता है। इन दोनों के ग्राफ में ये फ़र्क है, यहाँ पर रिएक्टेंट कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, यहाँ पर रिएक्टेंट कंप्लीट कंज्यूम नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम कह रहे होते हैं कि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर अगर हमने कैलकुलेशन करनी होती है कि कितना रिएक्टेंट हो तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, ऑब्वियसली स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हमारे पास इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होती हैं। लेकिन अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करना चाहें तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती हैं, क्योंकि स्टोइकोमेट्री अप्लाई ही वहाँ हो रही होती है जहाँ पर रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रहा हो। ठीक है, लिहाजा रिवर्सिबल रिएक्शन की फिर हम स्टडी कैसे करें, इसके अंदर अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट करें, उसके लिए फिर हमें चाहिए होता है केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, इसको बड़े गौर से समझिएगा, इस ग्राफ की बेसिस पे आपको समझ में आएगी बात। यहाँ पर वो स्टेट जब रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन तब्दील होना बंद हो गई है, मतलब कांस्टेंट हो गई है उसकी कंसंट्रेशन, वो स्टेट क्या कहलाती है, वो स्टेट कहलाती है केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर भी इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो रही है लेकिन यहाँ पर जाके ये चेंज होना बंद हो गई है। ठीक है, तो जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है रिएक्शन के दौरान, रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान, तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है, केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर शुरू से जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, इस टाइम के बाद आके केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे किया जाए केमिकल इक्विलिब्रियम को, तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हमें इस चीज़ को समझना कि एक तरीका तो इसे डिफाइन करने का ये है कि एक चीज़ ये कांस्टेंट हो जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन ये कांस्टेंट होती कैसे, उस बात की साइंस को ऐसे समझेंगे हम कि देखें दो तरह के रिएक्शन है हमारे पास यहाँ पे। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कन्वर्जन प्रोडक्ट्स के अंदर हो रही है और इसी तरह से प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में हो रही है। तो ये दो तरह के रिएक्शन होते हैं जो कि एक साथ चल रहे हैं। अब कंसंट्रेशंस कांस्टेंट कब होंगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को। एक डेफिनेशन ये बन जाएगी कि हमारे पास वो सिचुएशन जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाती है, उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। सिमिलर टू दैट दूसरी डेफिनेशन हमारे पास इस तरह से बनेगी कि वो सिचुएशन जहां पर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। दोनों ही डेफिनेशन इस तरीके से सही होती हैं। ठीक है, अब
इक्विलिब्रियम के हमारे पास कितने तरह की टाइप्स होती हैं, इस बात को भी बड़े गौर से समझिएगा। हमारे पास इक्विलिब्रियम की दो तरह की टाइप्स होती हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम लोग एडवांस कोई फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर बनाएंगे तो उसमें समझेंगे, लेकिन फिलहाल बेसिक टाइप्स आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारे पास दो तरह के केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं। एक हमारे पास होता है होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, इसको बड़े गौर से समझिएगा। रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स या इनका कैटलिस्ट, इन सब की स्टेट अगर सेम है, सपोज सारे के सारे सॉलिड हैं या फिर सारे के सारे लिक्विड हैं या सारे ही गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। लेकिन अगर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट इन तीनों में से किसी एक की भी स्टेट अगर डिफरेंट है तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये रिएक्शन है SO2 ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस का रिएक्शन है। बेसिकली देखें, ये कन्वर्ट हो जाता है SO3 के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास ये भी गैशियस स्टेट में है, ये भी गैशियस स्टेट में है और ये चीज़ भी गैशियस स्टेट में है। इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, यहाँ और यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। और इसका जो कैटलिस्ट है, सपोज वेनेडियम पेंटॉक्साइड हम यूज़ कर रहे हैं, ये अगर हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेट डिफरेंट हो गई। दैट मीन्स ये किसकी एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम की मिसाल है, ठीक है। सिमिलर टू दैट, अगर हम यहाँ पर बात करें इसी की दूसरे वेरिएंट की, सपोज मैं कोई गैशियस स्टेट में इसका कैटलिस्ट कंसिडर कर लेता हूँ, तो उस बेसिस पर भी समझें। SO2 O2 और इसकी कन्वर्जन SO3 में हो रही है, लेकिन हमारे पास ये इसका गैशियस स्टेट में अगर कैटलिस्ट है और ये भी हमारे पास गैशियस स्टेट में है, सबकी स्टेट्स अगर सेम हैं, तो ये किसकी एग्जाम्पल हो जाएगी, ये होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हम लोग इसको स्टडी कर रहे होते हैं। स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन बिल्कुल काम नहीं आ रही होती है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो इस चीज़ के बारे में समझिएगा। अब जब स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम इसमें नहीं कर सकते तो फिर हम इसके रिएक्शन के अमाउंट्स को कैलकुलेट किस तरह से करें। ज़ाहिर है कैलकुलेशन के लिए हमें किसी तरह की कोई इक्वेशन चाहिए होती है और इस इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हम ऐसी कौन सी इक्वेशन या एक्सप्रेशन जनरेट करें। उस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पता होना चाहिए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें लॉ ऑफ मास एक्शन की बेसिस पे समझ में आएगा। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, इस चीज़ को बड़े गौर से समझिएगा। ये चीज़ तो हमने क्लियर कर ली थी कि रिएक्शन की रफ्तार इक्विलिब्रियम स्टेट में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की दोनों की रफ्तार बराबर हो जाती है। लेकिन ये रिएक्शन की रफ्तार बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर कर रही होती है, ये समझाने के लिए हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है। बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन होती है उसका जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करने से जो मिल रहा है, वो वाले प्रोडक्ट की बात हो रही है, इस प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। रिएक्टेंट्स की जो भी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्शन की रफ्तार। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा मिकदार में मौजूद है तो रिएक्शन फास्ट चलेगा, लेकिन टाइम टू टाइम क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते जाते हैं उस रिएक्शन की रफ्तार भी स्लो होती जाती है। तो उसी बेसिस पे हमने इस चीज़ को समझना है। अब यहाँ पर ये चीज़ तो हमने क्लियर कर ली थी पिछले पार्ट में कि जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो तरह के रिएक्शन यहाँ पर हो रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर, तो इन दोनों ही रिएक्शन को अलग तरीके से हमने समझना है। अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन मेरे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ। रिएक्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या चीज़ है हमारे पास, जो कि एक्चुअल रिएक्टेंट्स हैं, उसकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमारे पास रिएक्टेंट कौन सा है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप जनरेट हो गया। अब ये चीज़ तो हमने देख ली कि दोनों रिएक्शन एक साथ चल रहे होते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसकी बेसिस पे हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बहुत गौर से इस डायग्राम को देखिएगा।
इनिशियली हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट उस वक्त हमारे पास बिल्कुल भी मौजूद नहीं था, तो बैकवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं रहा था। जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन होता जाता है रिएक्टेंट कंज्यूम होते जाते हैं, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार कम होती जाती है और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार कंपैरेटिवली इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं। प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स हैं, उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्शन की रफ्तार, जिसकी बेसिस पे क्या होगा कि हमारे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाएगी। और वो टाइम जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार एग्जैक्टली बराबर हो जाएगी, हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगी। तो जब मैं इसको यहाँ पर कन्वर्ट करता हूँ रेट एक्सप्रेशन बनाने के लिए, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास इक्वल्स टू आ जाएगा और ये हमारे पास रेट कांस्टेंट आ जाएगा। रेट कांस्टेंट किस रिएक्शन का, फॉरवर्ड रिएक्शन का, और ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है हमारे पास। इसी तरीके से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात की जाए, यहाँ पर भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते हैं और उसी की बेसिस पे हमारे पास यहाँ पर भी रेट कांस्टेंट आएगा। रेट कांस्टेंट किसका, बैकवर्ड रिएक्शन का, और यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आ जाएगा प्रोडक्ट्स की। ठीक है, अब दो तरह की इक्वेशन हमें मिल गई, एक किसकी, फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार और एक बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार। हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाती है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाती है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो गई, तो मैं इन दोनों चीज़ों को इक्वेट करा सकता हूँ। जब मैं इन दो चीज़ों को इक्वेट कराऊंगा, मतलब ये हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन का पार्ट यहाँ पर रख देते हैं और इसे इक्वेट करा देते हैं इस दूसरी वाली से, तो हमारे पास ये चीज़ जनरेट होती है। अब इसमें मैं कंसंट्रेशंस को एक साइड पर ले आता हूँ, कोफिशिएंट्स को एक साइड पर ले आता हूँ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, राइट साइड पे प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो नीचे आ जाएगा हमारे पास, और जो कोफिशिएंट्स हैं वो दोनों एक ही साइड पे चले गए, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन का कोफिशिएंट। अब दोनों हैं एक तरह के कांस्टेंट, जब हम कांस्टेंट्स को डिवाइड करते हैं तो भी एक कांस्टेंट बनेगा, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट बन रहा होता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, केसी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरह से इक्वेशन जनरेट करने का प्रोसेस, और ये हमारे पास ये जो इक्वेशन आ रही है जिसके अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइड हो रहा है, इस इक्वेशन को हम क्या कह रहे होते हैं, रेट एक्सप्रेशन कह रहे होते हैं। सॉरी, रेट एक्सप्रेशन कह रहा हूँ, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो ये केसी है ये क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। इसके अंदर जो सी लगा हुआ है वो सी रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन को, क्योंकि यहाँ पर हमने कंसंट्रेशंस का इस्तेमाल करते हुए ये इक्वेशन बनाई है। इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं जिसके अंदर इक्वेशन के अलावा कभी हम मोल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी हम दूसरी तरह की कंसंट्रेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी हम पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस चीज़ की तरफ भी आते हैं। लेकिन यहाँ तक की चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से हम रेट एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब कुछ जनरल इक्वेशंस हैं हमारे पास, उसकी रेट एक्सप्रेशन बनाने की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। जैसे हमारे पास ये पहली इक्वेशन है, इसकी अगर मैं रेट एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनाना चाह रहा हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो हमने केसी लिखना है और इसके ऊपर हमने क्या लिखना है, इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट, दो तरह के प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, एक सी उसकी कंसंट्रेशन मतलब एक्टिव मास इस तरीके से लिख देंगे, और जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास डी उसकी कंसंट्रेशन भी हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। ये दोनों ही कंसंट्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरीके से रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ये हम नीचे लिख देंगे। तो ये इतना सा काम होता है हमारे पास, ये रेट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हमारी तैयार हो जाती है। ठीक है जी, और क्या इस केसी का कोई यूनिट होगा, बहुत गौर से देखें, हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशन थी उसका जो यूनिट है उसी की बेसिस पे हमने निकालना होता है। मोल पर डीएम क्यूब मोलैरिटी का यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास बन रही है इसके अंदर ये और ये और ये सारे यूनिट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो इस स्पेसिफिक इक्वेशन के अंदर इसके केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। ये डिपेंड करता है रिएक्शन टू रिएक्शन भी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। इसकी अगर मैं
इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनाऊं तो यहाँ पर कैसे बनेगी, हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट है, हम सी जो प्रोडक्ट है हमारा उसके ऊपर ये लगा देते हैं, और नीचे दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक ए और एक बी। अब यहाँ पर एक अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट होती है, कुछ लोग क्या करते हैं ये 2a अंदर लिख देते हैं ब्रैकेट के। तो भाई इस चीज को याद रखिएगा, जो भी यहाँ पर ये कोफिशिएंट लिखा होता है ना, कोफिशिएंट को आपने हमेशा पावर बनाना है, आपने इसको हमेशा इस तरीके से ट्रीट करना है जैसे कि 2a लिखे हुए हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर जो कोफिशिएंट लिखा होता है उसको उसी बेसिस पे क्या बनाना है, आपने पावर बनाना है। ये चीज हो गई। इसी के बाद हम इस वाली इक्वेशन की अगर हम बात करें, केसी का यहाँ पर कोई यूनिट होगा, यहाँ पर बिल्कुल होगा, क्योंकि सारी कंसंट्रेशंस पूरे तरीके से कैंसिल नहीं हो रही हैं। हमारे पास नीचे एक कंसंट्रेशन रह गई, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब मैं उस कंसंट्रेशन का यूनिट लिखूंगा मोल पर डीएम क्यूब, और उसका जो स्क्वायर है जब मैं उसे ऊपर लेकर आऊंगा तो -2 बन जाएगा यहाँ पर। तो केसी का यूनिट क्या बनेगा, मोल पर डीएम क्यूब होल पावर -2। तो इक्वेशन टू इक्वेशन, रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है कि केसी का कोई यूनिट है या नहीं। इसी तरीके से एक और इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। इस इक्वेशन के अंदर भी हम केसी एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे देखें। यहाँ पर भी हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, बी और सी, दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हमने ऊपर लिख देना है, और रिएक्टेंट यहाँ पर कौन सा है, सिर्फ ए रिएक्टेंट है, उसके ऊपर जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो हमने पावर में कन्वर्ट कर देना। ये हमारे पास आ गया। क्या इस केसी का कोई यूनिट होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो कंसंट्रेशंस ऊपर हैं और इसी की पावर 2 नीचे, पूरे तरीके से कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं होगा। तो ये वेरी कर रहा होता है इक्वेशन टू इक्वेशन। ठीक है, आपको बेसिकली ये समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कैसे बनाई जाती है। बगैर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के किसी तरह का अमाउंट कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। और केसी को केसी क्यों कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वजह से सी नहीं आ रहा, बल्कि कंसंट्रेशन की वजह से सी आ रहा है। वरना हमारे पास और भी तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हुए हैं, जैसे केपी होता है एक कांस्टेंट, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। पी मतलब पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जो हमने पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है, केसी पढ़ा है। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और ये रिलेशनशिप भी किस पर डिपेंड करता है, इन्हीं कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन पर डिपेंड कर रहा है। ये बेसिकली डेल्टा एन क्या चीज होती है, आता हूं मैं इसकी तरफ भी। इसी तरीके से एक और कोफिशिएंट देख लेते हैं, के एक्स। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है अक्सर। तो मोल फ्रैक्शन भी एक टाइप की कंसंट्रेशन है, जिसमें मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं वो वाली कंसंट्रेशन लिख लूं यहाँ पर एक्टिव मास की जगह, उस बेसिस पे मैं कांस्टेंट बनाऊं, तो ये क्या कहलाएगा, के एक्स कहलाएगा। इसी तरह से के एन, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं लिख रहा हूं तमाम चीजों के, तो ये क्या कहलाएगा, के एन कहलाएगा। तो इन सब का आपस में ये स्पेसिफिक रिलेशन होता है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब ये जो डेल्टा एन है ये क्या चीज है, इस चीज को बड़े गौर से समझना, उसी बेसिस पे हमें समझ में आएगा कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्यों बन रहा है। और जब ये डेल्टा एन 0 होगा तो ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे। बेसिकली हमने ये चीज देखी कि यहाँ पर जो यूनिट था केसी का, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, कोफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था, राइट। जैसे यहाँ पर सारे के सारे जो कंसंट्रेशन एक दूसरे से कैंसिल हो गई थी, क्यों, क्योंकि कोई स्पेसिफिक पावर नहीं आ रही थी। ठीक है, जिसकी बेसिस पे कोई यूनिट नहीं बन रहा था हमारे पास, उसी बेसिस पे यहाँ पर भी हमारे पास डेल्टा एन होता है। बेसिकली डेल्टा एन क्या है, प्रोडक्ट साइड का सम ऑफ कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट साइड का सम ऑफ कोफिशिएंट। जैसे प्रोडक्ट साइड का सम ऑफ कोफिशिएंट यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 और 1, बेसिकली 2 बन रहा है, और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 1 और 1 ऐड करके 2 बन रहा है। जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेल्टा एन कहला रहा होता है। इस चीज को याद रखिएगा। इसी की बेसिस पे इन सबका आपस में रिलेशन बन रहा होता है। मतलब इस इक्वेशन के लिए जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होंगे वो सारे बराबर होंगे, क्योंकि इसका डेल्टा एन 0 है। आप इस चीज से भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर इक्वेशन का कोई यूनिट नहीं है, मतलब केसी का कोई यूनिट नहीं है, तो उसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स एक दूसरे के, जो भी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं जितने भी तरह के, वो सारे एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन अगर उनका कोई यूनिट बन रहा है, केसी का कोई यूनिट बन रहा है, तो हमारे पास फिर स्पेसिफिकली ये वाले रिलेशनशिप यहाँ पर फॉलो होंगे। तो इसी बेसिस पे हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ में आ गया, लॉ ऑफ एक्टिव मास समझ में आ गया, और इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कैसे बनानी है हमें ये चीज भी क्लियर हो गई। अब
इसकी बेसिस पे हम क्या क्या चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, केसी की एक्सप्रेशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन क्या होती है। इसमें बेसिकली हम केसी को स्पेसिफिकली फॉलो करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होनी चाहिए ये चीज़। आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ केसी की तरफ कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इस्तेमाल करना है, हमने किन किन चीज़ों को पता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहली एप्लीकेशन तो हमारे पास होती है इसकी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमने ये चीज़ देख ली थी कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। अब किसी भी तरह से उसकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है अगर वो उससे बाहर गया है तो लाजमी वो रिएक्शन अपने आप को स्टेबल करने के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट में लेकर आएगा। ठीक है, और बेसिकली केसी होती क्या है हमारे पास, मैंने बताया था आप लोगों को, केसी इक्विलिब्रियम स्टेट में जो हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस का जो रेशो होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, केसी कह रहे होते हैं। अब अगर उसकी जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशो है वो केसी के बराबर है, दैट मीन्स कि वो रिएक्शन अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। लेकिन अगर वो उसके केसी के बराबर नहीं है रेशो, दैट मीन्स वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, और वो हमेशा अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका जो रेशो है केसी से स्मॉल है कंपैरेटिवली, अगर केसी से स्मॉल है तो ये लाजमी केसी के बराबर आने की कोशिश करेगा। अब ये फैक्टर अपने आप को किस तरीके से इंक्रीज करेगा केसी के बराबर करने के लिए, इस फैक्टर को इंक्रीज होने के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का बढ़ना जरूरी है क्योंकि न्यूमिनेटर में है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कम होना जरूरी है। ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है, रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं और प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट मीन्स ये फॉरवर्ड रिएक्शन को इंडिकेट कर रही है। हमेशा याद रखिएगा केसी की वैल्यू अगर इस रेशो से ज्यादा होती है तो हमेशा वो फॉरवर्ड शिफ्ट लेकर आता है ताकि वो उसके बराबर हो जाए। ठीक है, सिमिलर टू दैट हम आ जाते हैं यहाँ पर इस वाली चीज के ऊपर कि अगर मेरे पास रेशो कंपैरेटिवली बड़ा है केसी से तो क्या होगा, बेसिकली वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसको केसी से मैच करेगा। कैसे मैच करेगा, यहाँ पर जो हमारे पास न्यूमरेटर है प्रोडक्ट है, इस चीज को कम करना जरूरी है ताकि उसकी ओवरऑल वैल्यू रिड्यूस हो, और डिनोमिनेटर का बढ़ना जरूरी है, मतलब रिएक्टेंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और प्रोडक्ट कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा। ये इंडिकेट कर रहा है बैकवर्ड रिएक्शन को, मतलब प्रोडक्ट की कन्वर्जन रिएक्टेंट के अंदर हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। जिसका मतलब है कि अगर ये इस तरह का सिनेरियो हमारे पास जनरेट होगा कि केसी की जो वैल्यू है वो कम है उस रेशो से, तो हमेशा कौन सा शिफ्ट आएगा, बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। तो ये शिफ्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, शिफ्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए भी हम केसी का इस्तेमाल करते हैं, केसी एक्सप्रेशन और उसकी कैलकुलेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये याद रखिएगा, ये सिनेरियो है, ये रिलेशन है अगर हमारे पास तो बैकवर्ड शिफ्ट होता है, और अगर हमारे पास ये सिनेरियो है तो फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम आ जाते हैं दूसरी एप्लीकेशन की तरफ। दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास केसी की क्या होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या होती है, ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी पता करता है। केसी की वैल्यू से पता लगा लेते हैं हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कि वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है या बहुत ज़्यादा स्मॉल है, उससे हमें रिएक्शन की औकात पता चल जाती है। किस तरीके से पता चल जाती है इसको बड़े गौर से समझते हैं। ठीक है, हमारे पास ये 3 तरह के ग्राफ हैं अलग अलग तरह के, और हमेशा याद रखिएगा रिएक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा जहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही तकरीबन बराबर स्टेबिलिटी के हैं तो दोनों ही नियरली इक्वल अमाउंट में बनेंगे और उसी टाइम पे हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये सिनेरियो है, इसके अंदर रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है और प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन जिस सिनेरियो पे आके ये ग्राफ फ्लैट लाइन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर तकरीबन बराबर है इसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, जिसका मतलब है दोनों की ही एक तरह से स्टेबिलिटी मैच कर रही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी मैच कर रही है, इसीलिए इक्वल अमाउंट में। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें देखें रिएक्टेंट अच्छा खासा कंज्यूम हो गया, तकरीबन पूरा कंज्यूम हो गया, तकरीबन, बस ये जीरो नहीं हुआ है, और प्रोडक्ट भी अच्छा खासा प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब जो चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इस सिनेरियो में हमारे पास क्या चीज़ ज़्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट स्टेबल है और रिएक्टेंट अनस्टेबल है। ठीक है, इसी तरीके से हम इस ग्राफ में भी देख लेते हैं। इस ग्राफ में
प्रोडक्ट बहुत थोड़ा सा प्रोड्यूस हुआ है और रिएक्टेंट भी बहुत थोड़ा सा कंज्यूम हुआ है। रिएक्टेंट बहुत थोड़ा सा कंज्यूम हुआ है, दैट मीन्स रिएक्टेंट ऑलरेडी काफ़ी स्टेबल था, ठीक है। तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कंपैरेटिवली अनस्टेबल है। इसी बेसिस पे हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में तकरीबन बराबर है, मतलब उसकी बेसिस पे जब हम डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास केसी की, ना ही बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी, हमारे पास मॉडरेट वैल्यू आएगी। और उस बेसिस पे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो फॉरवर्ड मतलब ये जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है ये ज़्यादातर किस चीज़ को फेवर कर रहा है, उसकी केसी की वैल्यू की बेसिस पे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो इक्विलिब्रियम को फेवर कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम इस सिनेरियो में देखें, इस सिनेरियो में हमारे पास प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, मतलब न्यूमरेटर कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होगा और हमारे पास रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत छोटा है, तो डिनोमिनेटर बहुत छोटा है। इसकी बेसिस पे केसी की वैल्यू जो होगी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होगी। और हाई अमाउंट क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये रिएक्शन किस चीज़ को फेवर करेगा, इक्विलिब्रियम से ज़्यादा ये फेवर करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन को। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी वैल्यू है अगर हमारे पास केसी की, तो वो रिएक्टेंट अपेयर ही इस तरह से होगा जैसे कि वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्रोडक्ट का अमाउंट कंपैरेटिवली बहुत कम है और रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास बहुत स्मॉल होगी, लो वैल्यू होगी। लो वैल्यू ऑफ केसी की बेसिस पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये किसको फेवर कर रहा है, ये बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये इनिशियली रिएक्टेंट अपेयर ऐसा होगा जैसे कि कोई रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है हमारे पास, इतने कम अमाउंट में प्रोडक्ट बन रहा होगा, इतने कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साथ ही इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर ये रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल देख लें, हमारे पास यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास केसी की वैल्यू है 0.1, ना बहुत ज़्यादा बड़ी है ना बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। मॉडरेट वैल्यू है जिसकी बेसिस पे हम इसके अंदर फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट बड़े आसानी से ला सकते हैं, वो काफ़ी विजिबल होगा, ठीक है। और ये रूम टेम्परेचर पर ही हो रहा है। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर ओजोन की डिकम्पोजिशन जब O2 में हो रही होती है तो ये बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, लेकिन हमें अपेरेंटली कैसा लग रहा होता है कि कंप्लीटली डिकम्पोज हो गया। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन को ये चीज़ ज़्यादा फेवर कर रही है, केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है इस वजह से। इसी तरह से हम इस दूसरे रिएक्शन को देख लेते हैं जहाँ पर HF को डिकम्पोज करा के हम क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन गैस बना रहे हैं। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जिसका मतलब है ये ऐसे इस तरह से रिएक्शन को प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि ये नियरली इस तरह से है कि जैसे रिएक्शन हो ही नहीं रहा। इसको जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना होगा हमने उतने उसी लिहाज से इसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाना होगा, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन किस तरह की रिक्वायर्ड है इसके लिए, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा होता है, लेकिन हमें चाहिए प्रोडक्ट, और इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मिक्सचर होता है जिसे हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं। तो मैं अगर प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाह रहा हूं तो उसके लिए मुझे इस रिएक्शन को किसी एक डायरेक्शन के अंदर ज़्यादा शिफ्ट कराना पड़ेगा। मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा चाह रहा हूं तो मैं किसी तरह कोशिश करूंगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं, रिएक्शन की डायरेक्शन अपनी मर्जी के मुताबिक शिफ्ट कर सकते हैं ताकि प्रोडक्ट की मैक्सिमम यील्ड मिल जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ताकि हम मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन कर सकें, इसके लिए हमारे पास ले चैटलियर्स प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है। ले चैटलियर प्रिंसिपल में क्या कहा जा रहा है भाई, कि किसी भी तरह के इक्विलिब्रियम के ऊपर जब स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, इवन अगर हम किसी भी तरह के फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसका जो पिवट पॉइंट है, अगर मैं इस साइड पे वेट बढ़ा रहा हूं तो ये पिवट पॉइंट चेंज करना पड़ेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। लेकिन जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होते हैं तो किसी भी तरह का स्ट्रेस अगर हम उसके इक्विलिब्रियम को आउट करने के लिए अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली उसको शिफ्ट कर लेंगे किसी एक डायरेक्शन के अंदर ताकि वो वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए।
ठीक है। तो हमारे पास वही ले चैटलेट्स प्रिंसिपल में कहा गया है कि इफ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम the system acts in such a way so as to nullify as far as possible the effect of stress। जो इफेक्ट हमने अप्लाई किया था उसके, जो भी स्ट्रेस हमने अप्लाई किया था उसके इफेक्ट्स को नलीफाई करने के लिए जो केमिकल सिस्टम है वो काम करना शुरू कर देता है। अब वो स्ट्रेस किस तरह के हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप के स्ट्रेस हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 4 ही तरह के स्ट्रेस हैं जो कि डिस्कस किए गए। सबसे पहली चीज तो हमारे पास है कंसंट्रेशन। अब जब हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के तो 2 तरह की चीजें होंगी हमारे पास, या तो रिएक्टेंट्स होंगे या फिर प्रोडक्ट्स होंगे। दोनों ही चीजें मौजूद होती हैं इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर। और ज्यादा स्टेबल स्टेट भी कौन सी होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कांस्टेंट है। अगर मैं किसी तरह से भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, मतलब इस जगह पर ले आऊं, तो ये अनस्टेबल होगा। ये वापस से इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ शिफ्ट करेगा। अगर मैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम करना शुरू कर दूं तो भी हमारे पास यही कॉन्सेप्ट होगा इस ग्राफ के मुताबिक। अगर हम लोग समझें किसी तरीके से, अगर मैंने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो ये इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने याद रखना है कि शिफ्ट हम कंसंट्रेशन की बेसिस पर भी ला सकते हैं। और इंपॉर्टेंट याद रखने का पॉइंट क्या है, हमेशा याद रखना है रिएक्शन उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर कंसंट्रेशन की कमी हो जाएगी। किसी तरह से हम कंसंट्रेशन कम कर देंगे तो वहां पर ही शिफ्ट होगा रिएक्शन। सपोज मेरे पास 2 तरह की चीजें, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन अगर मैं कम कर रहा हूं तो देख लो रिएक्टेंट किस साइड पर है, इस साइड पर है, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट करवाएगा किसी भी तरह अगर मैंने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम कर दी। और अगर मैंने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, अब जाहिर है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ गई तो कमी किस तरफ है, प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो फिर ये फॉरवर्ड शिफ्ट कराएगा। इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करने का मतलब है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट लेकर आएगा। और अगर मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब है रिएक्टेंट कंपैरेटिवली कम होगा, तो उसको बैकवर्ड शिफ्ट में लेकर आएगा ये। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, हमेशा जहां पर कमी होती है कंसंट्रेशन की उसी डायरेक्शन में शिफ्ट आता है। तो कंसंट्रेशन की बेसिस पे शिफ्ट कैसे आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखिएगा। ये पहला स्ट्रेस हमने समझ लिया। इसी तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, शिफ्ट ला सकते हैं। और डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिनेरियोज ये रिएक्शन के जो केसी है उसको भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो उस चीज पर डिपेंड करता है केसी का यूनिट है या नहीं। अगर यूनिट नहीं है तो प्रेशर का कोई इन्फ्लुएंस उसके इक्विलिब्रियम के ऊपर नहीं आएगा, वॉल्यूम का भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। अगर उस केसी का यूनिट है, मतलब जाहिर है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड्स का जो कोफिशिएंट का सम है, अगर वो डिफरेंट है तो लाजमी उसके प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा। हमेशा याद रखना है कि जब हम प्रेशर बढ़ा रहे होते हैं तो शिफ्ट उसी डायरेक्शन में होता है जहां पर सम ऑफ कोफिशिएंट कम होता है। अब ये सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है, बेसिकली ये याद रखना है, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड के सम ऑफ कोफिशिएंट की हमने बात की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहली एग्जाम्पल हमारे पास जो है ये जनरल रिएक्शन दिया हुआ है। यहां पर रिएक्टेंट साइड पे सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है, टोटल 1 है। प्रोडक्ट साइड पर भी सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अगर दोनों साइड के ऊपर सम ऑफ कोफिशिएंट सेम है तो प्रेशर अप्लाई करने से या वॉल्यूम तब्दील करने से इस पे कोई शिफ्ट नहीं आएगा, किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं दूसरी एग्जांपल में देखूं, यहां पे देखें हमारे पास यहां पर रिएक्टेंट साइड पे सम ऑफ कोफिशिएंट टोटल हमारे पास क्या है, 2 है। इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट साइड पे देखूं सम ऑफ कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1। सम ऑफ कोफिशिएंट ज्यादा किस साइड पर है, रिएक्टेंट साइड के ऊपर, और रिएक्टेंट और कंपैरेटिवली प्रोडक्ट साइड के ऊपर सम ऑफ कोफिशिएंट कम है। जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो हमेशा शिफ्ट उस डायरेक्शन में आएगा जहां पर सम ऑफ कोफिशिएंट कम होता है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और उसका वाइस वर्सा। मतलब अगर मैं प्रेशर कम करूंगा तो हमेशा शिफ्ट उस डायरेक्शन में आएगा जहां पे सम ऑफ कोफिशिएंट हमारे पास कम मतलब ज्यादा है। फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में अगर हम देखें रिएक्टेंट साइड के ऊपर हमारा जो सम ऑफ कोफिशिएंट है वो ज्यादा है, तो इस सिनेरियो में अगर मैं प्रेशर कम कर रहा हूं तो बैकवर्ड शिफ्ट आएगा।
और अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो सम ऑफ कोफिशिएंट प्रोडक्ट साइड पे कम है, फॉरवर्ड शिफ्ट ले आएगा ये। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और जनरल रिएक्शन भी देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे 2a लिखा है, फिर b प्लस 2c लिखा है। अगर सम ऑफ कोफिशिएंट मैं देखूं इस साइड पे तो टोटल मेरे पास सम ऑफ कोफिशिएंट 2 बन रहा है, और इस साइड पे अगर सम ऑफ कोफिशिएंट देखूं यहाँ पर 1 और 2, टोटल मेरे पास क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो सम ऑफ कोफिशिएंट राइट साइड पे ज्यादा है। अगर मैं किसी भी तरह से प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट आएगा जहां पे सम ऑफ कोफिशिएंट कम है। इस सिनेरियो में इस साइड पे सम ऑफ कोफिशिएंट कंपैरेटिवली कम है, तो बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रेशर कम कर रहा हूं तो हमेशा शिफ्ट उसी डायरेक्शन में होगा जहां पे सम ऑफ कोफिशिएंट ज्यादा है। जैसे कि यहां पर प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा है तो प्रेशर कम करने के नतीजे में फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, बिल्कुल उसका ऑपोजिट सिनेरियो है। और जहां पर सम ऑफ कोफिशिएंट सेम होते हैं, आपने याद रखना है कि वहां किसी भी तरह का कोई शिफ्ट नहीं आएगा, आप प्रेशर कितना भी बढ़ाएं या कितना भी कम करें, वॉल्यूम कितना भी बढ़ाएं या वॉल्यूम कितना भी कम करें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तीसरे स्ट्रेस की तरफ। तीसरा स्ट्रेस है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर इस तरह के रिवर्सिबल रिएक्शंस को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, इसको भी समझते हैं हम। हमें हमेशा याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर कम करने से कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट आएगा, डिपेंड करता है कि वो फेवरेबल कंडीशन दी है हमने या उसे अनफेवरेबल कंडीशन दी है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन देंगे तो हमेशा फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, अनफेवरेबल कंडीशन देंगे तो हमेशा बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। अब दो टाइप के रिएक्शन होते हैं हमारे पास, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, डिपेंडिंग ऑन के हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। एक्सोथर्मिक में हमारे पास जो रिएक्शन की इंथैल्पी होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है, जिसका मतलब है हीट रिलीज हो रही है। और किसी भी चीज में से हीट रिलीज हो रही है, मतलब हीट रिलीज करना चाह रहा है वो रिएक्शन, तो ज्यादा से ज्यादा हीट रिलीज करने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी। सपोज गर्म चाय है आपके पास, आप चाह रहे हो उसमें से ज्यादा जल्दी हीट रिलीज हो, तो क्या करेंगे आप, टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे? ऑब्वियसली कम करेंगे, क्योंकि सर्दियों में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, तो वो फेवरेबल कंडीशन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हमारे पास जो फेवरेबल कंडीशन है वो टेम्परेचर का कम करना है। टेम्परेचर कम करेंगे, हीट और ज्यादा रिलीज होगी, उसमें से ज्यादा जल्दी हीट रिलीज होगी। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हीट इतनी आसानी से रिलीज नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स वो अनफेवरेबल कंडीशन है और वो बैकवर्ड शिफ्ट ले आएगी। तो हमें हमेशा याद रखना है, टेम्परेचर कम कर दिया अगर मैंने एक्सोथर्मिक के केस में तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट लाएगा, और अगर टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो वो हमेशा बैकवर्ड शिफ्ट लेकर आएगा। इसी तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म होने के लिए क्या मांग रहे होते हैं, हीट मांग रहे होते हैं, एनर्जी उनको चाहिए होती है। अब वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो वो उनकी फेवरेबल कंडीशन है। ये कोई भी चीज ज्यादा एनर्जी कब एब्जॉर्ब करेगी, सर्दियों में या गर्मियों में? ऑब्वियसली सर्दियों में तो हीट नहीं होती है एनवायरनमेंट के अंदर, गर्मियों में करेगी। गर्मियों में क्योंकि एनवायरनमेंट में हीट ज्यादा होती है तो वो हीट इवन आसानी से किसी भी चीज के अंदर जा सकती है। तो इसके लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है कि हमने टेम्परेचर बढ़ाना होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर हीट ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, और ये फेवरेबल कंडीशन है। इस केस में यहाँ पर फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा। और अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया तो इस सिनेरियो में ये अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट लाना शुरू कर देगी, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना शुरू कर देगी। अब आ जाते हैं फोर्थ स्ट्रेस की तरफ। अब जो फोर्थ स्ट्रेस है हमारे पास ये होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की बेसिस पे आपने याद रखना है ये कभी भी शिफ्ट नहीं लेकर आ रहा होता। कैटलिस्ट किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा होता है इक्विलिब्रियम को, ये हमेशा टाइम बेसिस पे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। मसलन हमने अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला, जिसे हम एक्टिवेटर भी कहते हैं, तो ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम जो अचीव होने में काफी टाइम लग रहा है ये अब जल्दी अचीव हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जल्दी यील्ड मिलना शुरू हो जाएगी, उतनी ही लेकिन जल्दी मिलेगी। ठीक है, अगर हमने नेगेटिव कैटलिस्ट यूज किया है जो कि रिएक्शन को स्लो करेगा, तो ये टाइम ऑफ अचीविंग इक्विलिब्रियम काफी ज्यादा बढ़ा देगा, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो हमें यील्ड भी काफी देर में मिलेगी। तो कैटलिस्ट इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, ये कभी भी ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट नहीं लाएगा, सिर्फ टाइम ऑफ अचीविंग इक्विलिब्रियम को इन्फ्लुएंस करेगा। अब
ये ले चैटलियर्स प्रिंसिपल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन केमिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा होता है रिएक्शंस की बेसिस पे, हमने वो भी समझना है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास हाइबर बॉश प्रोसेस है जिसके अंदर हम अमोनिया बना रहे होते हैं। ये हमारे पास रिएक्शन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है रिवर्सिबल, और इसके अंदर अमोनिया गैस बन जाती है। और ये हमारे पास इसकी जो रिएक्शन की इंथैल्पी है वो नेगेटिव है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमारे पास डाटा है। अब मुझे इसके अंदर जो अमोनिया चाहिए वो ज्यादा मिकदार में चाहिए, मैं उसकी यील्ड बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली कौन कौन से फैक्टर है मैं उसे इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, तो वही हमने अभी पीछे ले चैटलियर्स प्रिंसिपल में पढ़े थे। कौन कौन से फैक्टर है, सबसे पहले नंबर पे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी। कंसंट्रेशन में हमारे पास यहाँ पर 3 चीजें हैं जिसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो नाइट्रोजन है, मतलब ये रिएक्टेंट साइड पर है, और हमें पता है कि मुझे इसकी यील्ड बढ़ाने के लिए, अमोनिया की यील्ड बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड शिफ्ट लाना है। और हमने ये पढ़ा था कंसंट्रेशन के अंदर कि अगर जिस डायरेक्शन में भी शिफ्ट कराना होगा वहां पर कंसंट्रेशन की कमी होनी चाहिए। तो हमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट साइड पर है, इसकी भी कंसंट्रेशन हमें बढ़ानी होगी तभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। लेकिन NH3 के साथ हमने क्या करना होगा, इसे हमने कम करना होगा। अब कम कैसे करेंगे, जाहिर है प्रोडक्ट बनता जा रहा है तो हम इसे निकालते जाएंगे, जैसे जैसे प्रोड्यूस होगा हम इसको निकालते जाएंगे ताकि इसकी कंसंट्रेशन वहां इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कम हो जाए, और इसकी कंसंट्रेशन कम होते ही वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट लाने के लिए। ये सारी फॉरवर्ड शिफ्ट लाने के लिए हमने कंसंट्रेशन में चेंजेस किए। इसी तरीके से और भी हमारे पास 3 स्ट्रेस हैं। कैटलिस्ट की भी बात कर लेते हैं। जाहिर है हमें यील्ड जल्दी चाहिए तो हम यहाँ पर ये फ्यूज्ड मिक्सचर यूज करते हैं। फ्यूज मतलब हमने मेल्ट किया हुआ है इन 3 चीजों को, सिलिका और एल्युमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन तीनों चीजों का फ्यूज्ड मिक्सचर हमने एज अ कैटलिस्ट यूज किया हुआ होता है जो कि इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव कराने में हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा फिर प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर इसको इन्फ्लुएंस करेगा या नहीं करेगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके लिए सबसे पहले हमने क्या देखना है, रिएक्टेंट साइड पे सम ऑफ कोफिशिएंट और प्रोडक्ट साइड पे सम ऑफ कोफिशिएंट। रिएक्टेंट साइड के ऊपर सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 1 और 3, मतलब टोटल 4 है हमारे पास सम ऑफ कोफिशिएंट। प्रोडक्ट साइड के ऊपर हमारे पास सम ऑफ कोफिशिएंट क्या है, यहाँ सिर्फ 2 लिखा हुआ है। तो हमारे पास सम ऑफ कोफिशिएंट रिएक्टेंट साइड पर ज्यादा है। अगर मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट चाहिए, हमें वैसे ही हमने अभी पढ़ा है कि बेसिकली प्रेशर बढ़ाने से शिफ्ट उसी डायरेक्शन में आएगा जहां पर सम ऑफ कोफिशिएंट कम होता है। तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर सम ऑफ कोफिशिएंट कहाँ कम है, प्रोडक्ट साइड पे। मतलब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास फॉरवर्ड शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा प्रेशर रखने पर। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक और हिंट है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है। फॉरवर्ड शिफ्ट लाने के लिए, मैक्सिमम यील्ड के लिए हमें क्या करना होगा, फेवरेबल कंडीशन देनी है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी कि ज्यादा से ज्यादा हीट निकले। जितनी हीट निकलेगी उतना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और रिएक्शन फॉरवर्ड ले जाने के लिए हमने फेवरेबल कंडीशन देनी है। तो मैं हीट निकालने के लिए टेम्परेचर इसका कम करूंगा। जितना कम टेम्परेचर होगा उसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट जा रहा होगा, मतलब ये फेवरेबल कंडीशन है हमारे पास। उन्हीं सारी बातों की बेसिस पे हम यील्ड कंट्रोल कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो ये हमारे पास ले चैटलियर्स प्रिंसिपल की पहली एप्लीकेशन है। और प्रेशर और टेम्परेचर वैसे जितना बढ़ाते जाएंगे, मतलब प्रेशर जितना बढ़ाएंगे और टेम्परेचर जितना कम करेंगे, उस लिहाज से हमें यहाँ पर रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम उसी बेसिस पे कंट्रोल कर रहे होते हैं जहां पर हमें कॉस्ट भी हमारी मतलब की मिल रही हो। ठीक है, तो प्रेशर जो ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज हो रहा होता है 200 to 300 ATM। इसी तरीके से हमारे पास जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो हम यहाँ पर रख रहे होते हैं वो कम से कम भी 400 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड रख रहे होते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कम करते हैं तो कई और इश्यूज भी आ रहे होते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलती है जबकि रिएक्शन स्टार्ट हो। लेकिन बढ़ाने पे बैकवर्ड शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास यही लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिसके ऊपर हमारे पास रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। ठीक है,
तो हमारे पास ये बेसिक सिनेरियो इसे हमने याद रखना है। इसी तरीके से एक और इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल है हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा होता है, उसी में हमारे पास कॉन्टैक्ट टावर में ये रिएक्शन आ रहा होता है, बेसिकली SO2 की ऑक्सीडेशन का, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक इन नेचर है। अब इसमें अगर SO3 की मैक्सिमम यील्ड हमें चाहिए तो यहाँ पर भी हम इन्हीं 4 पैरामीटर्स को कंट्रोल करके मैक्सिमम यील्ड प्रोड्यूस करा रहे होते हैं विद इन जो भी हमारी कॉस्ट होती है, जो कि हमें ज़्यादा महंगा ना पड़े प्रोडक्ट, उस लिहाज से हमने मैनेज करना होता है। ठीक है। अब इसमें भी हम कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो 3 चीज़ें हमारे पास, SO2, O2 और SO3। और हमें पता है रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना हो, हमेशा हमें क्या करना होगा, रिएक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में जाता है जहां पर कंसंट्रेशन की कमी हो, तो प्रोडक्ट हमें कम करना होगा और रिएक्टेंट्स हमें बढ़ाने होंगे। तो रिएक्टेंट हमारे पास SO2 है, O2 है और प्रोडक्ट हमारे पास SO3 है। प्रोडक्ट हमने कम करना होगा ताकि प्रोडक्ट की डायरेक्शन में ये रिएक्शन शिफ्ट हो जाए ताकि मैक्सिमम यील्ड मिले। वहीं पर हमारे पास जो प्रेशर और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ भी आते हैं, बल्कि उससे पहले देख लेते हैं हम कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमारे पास यहाँ पर ये 3 अलग अलग ऑल्टरनेट कैटलिस्ट यूज़ किए जा सकते हैं, डिपेंड करता है ड्यूरेबिलिटी किस तरह की चाहिए और कौन सा कितना महंगा पड़ रहा है। ठीक है। पिछले वाले जो हमने हाइबर बॉश प्रोसेस देखा था उसके अंदर हमारे पास फ्यूज्ड फॉर्म में थे, यहाँ पर ऑल्टरनेट है ये, या तो हम NO यूज़ कर लेते हैं या फिर हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड या फिर प्लैटिनियम यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो जल्दी अचीव हो जाए। प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर की बेसिस पे शिफ्ट कहाँ आएगा, मैंने आप लोगों को बताया था, जहाँ पर सम ऑफ कोफिशिएंट कम है अगर हम बढ़ाएंगे, और जहाँ सम ऑफ कोफिशिएंट ज़्यादा है उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमने क्या करना होगा, प्रेशर कम करना होगा। तो अब देखते हैं सबसे पहले सम ऑफ कोफिशिएंट किस साइड पर ज़्यादा है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 2 है प्रोडक्ट साइड पे, और रिएक्टेंट साइड के ऊपर हमारे पास 1 और 2, टोटल 3 है। मतलब सम ऑफ कोफिशिएंट हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादा है और सम ऑफ कोफिशिएंट प्रोडक्ट साइड पे कम है। तो जब भी कम वाली डायरेक्शन में शिफ्ट लाना होता है तो हमें हमेशा प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है जी, ये फॉरवर्ड शिफ्ट के लिए हमने कंडीशंस रखी हैं। इसी तरीके से टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर के लिहाज से हमने फेवरेबल कंडीशन देनी होती है। कैसा रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसका डेल्टा H नेगेटिव है। अब इसको फेवरेबल कंडीशन देने का मतलब है इसमें से ज़्यादा हीट रिलीज करवाई जाए। किसी भी चीज़ में से ज़्यादा हीट कब रिलीज होगी, जब वो कोल्ड एनवायरनमेंट में होगा। लिहाजा हम टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे। जिस पॉसिबल टेम्परेचर के ऊपर भी, जिस लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर के ऊपर भी रिएक्शन हो जाएगा विद इन कॉस्ट, उस लिहाज से हमने टेम्परेचर कम करना है। और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो बैकवर्ड शिफ्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड शिफ्ट लाने के लिए बेसिक कंडीशंस हैं। अब विद इन कॉस्ट हमारे पास जो टेम्परेचर और प्रेशर रेंजेस फिट बैठ रही होती हैं यहाँ पर, वो कौन सी हैं वो आपने याद रखनी है। अक्सर MCQs में पूछ ली जाती हैं। 1 atm प्रेशर और हमारे पास जो टेम्परेचर रेंज है वो 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर रेंज है, जो कि कॉस्ट के लिहाज से फिट बैठ रही होती है। तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस की भी एक इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल हो गई, जिसकी बेसिस पे हम यील्ड को कंट्रोल करने के लिए ले चटलेट्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं।